द टेल्स ऑफ अ शाइनिंग स्वॉर्ड के लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि ली रंगीला आराम से सो रहा था और वे ट्रैवल करते जा रहे थे। और अब से हम इसे सिर्फ ली कहेंगे। और यूनो ली की ओर देखते हुए कहता है, सचमुच में ये कितना फनी गाय है। या पहले मुझसे डरकर तालिस्मानें बिका करता था, लेकिन अब वह उन चीज़ों को भूल चुका है और रिलैक्स है। फिर हम कुछ बैंडेड्स को देखते हैं जो कि उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं धीरे धीरे, और ये चीज़ें यूनो को फील हो जाती हैं। और यूनो कहता है कि जंग पियोडो उस गार्ड का नाम है, और वो गार्ड कहता है यस माय लॉर्ड। और यूनो उससे कहता है कि उन पेड़ों से जो मुझे दिखाई दे रहा है उनके पीछे कुछ लोग जो कि हमारा पीछा कर रहे हैं। वे पहले 4-5 थे, लेकिन वह इससे बढ़कर अब 25 के आसपास हो चुके हैं। यह सुनकर वह गार्ड एक अजीब सा रिएक्शन देता है और कहता है उफ, ये लुटेरे। और वह बाहर की ओर निकलकर यूनो से कहता है कि लॉर्ड, वे एसओ ग्रुप से होने चाहिए। उन सदस्यों को हम लोगों ने पहले ही टोल टैक्स दे दिया है। यूनो कहता है क्या सच में? और वह मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, लॉर्ड ने उन्हें पहले ही टैक्स पे कर दिया है, इसलिए वे सिर्फ देखेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दे। फिर यह सुनकर यूनो उसकी ओर देखता है और कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है। सामने की ओर देखते हुए कहता है तो ठीक है। और हमें दिखाया जाता है उनके आगे रोड के पास एक बैंडेड खड़ा होता है, और वहाँ पर वह गार्ड कहता है कि गाड़ी को रोक दो, और घोड़ा चलाने वाला कहता है ठीक है। फिर हम देखते हुए हैं कि जो पियोडो होता है वह नीचे की ओर उतरता है और उसकी ओर जाते हुए कहता है कि यंग लॉर्ड, आप कुछ देर के लिए रुके, मैं उनसे बात करके आता हूँ। और उन्हें एक अजीब तरीके से गुस्से मुंह में देखता है और फिर कहता है कि क्या तुम एसओ ग्रुप से नहीं हो? आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम जंग सिटी से हैं, क्या तुम यह नहीं जानते हो? हमने पहले ही टोल का भुगतान कर दिया है, तो अब तुम इस सड़क को छोड़ सकते हो और हमें यहाँ से जाने दे सकते हो। यह सुनकर वह लुटेरा मुस्कुराता है और फिर अपने कुल्हाड़ी को जमीन पर मारते हुए उनकी ओर देखकर कहता है कि यह सच है, लेकिन तुम्हारी किस्मत जो है वह खराब है। जो टोल टैक्स है वह थोड़ा बढ़ गया है। यह सुनकर वह गार्ड हैरान होते हुए कहता है क्या टोल टैक्स बढ़ गया? और हम इधर जंगल के अंदर उन लुटेरों को देखते हैं जो इन्हीं को और देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, और वह घास फूस से निकलकर इनकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। जिस चीज़ को महसूस कर कर उस घोड़ा गाड़ी के चारों तरफ सैनिक अपने अपने स्वॉर्ड्स को लेकर खड़े हो जाते हैं। और फिर जो पियोडो होता है वह उनकी ओर बहुत ही घूर कर देखता है और फिर उससे कहता है कि हमने टोल टैक्स के बढ़ाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना है। अगर हमें यह मालूम होता है तो हमारे लॉर्ड ने पहले ही पे कर दिया होता। यह सुनकर वह गार्ड मुस्कुराते हुए कहता है कोई बात नहीं, यह काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन मुझे मालूम है तुम सभी जंग सिटी से हो, तो इतना तो भुगतान कर ही सकते हो। यात्रा के दौरान तुम्हें भरपूर पैसा दिया गया होगा। आप यहाँ पर इसका भुगतान करने के बाद इस जगह से जा सकते हो। और हम देखते हैं सुनने के बाद यूनो मुस्कुराता है, और जो ली होता है वह कहता है कि वो यंग वॉरियर, आखिरकार यहाँ पर क्या स्थिति चल रही है? यूनो कहता है क्या तुम जाग गए हो? यहाँ पर कुछ ऐसे मनोरंजक चीज़ें हो रही हैं कि कुछ लुटेरे आकर हमसे पैसे मांगने की मांग कर रहे हैं, और उन्होंने सड़क को रोक दिया है। देखते हैं कि पियोडो उनकी ओर घूरकर देख रहा होता है और पीछे से ली कहता है तो हम उन्हें भुगतान कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं यूनो तक आवाज़ आती है कि यंग लॉर्ड, मेरी बात सुने, हमें उन्हें पैसे दे देने चाहिए और हमें इस जगह से चले जाना चाहिए। अभी के लिए हमारे लिए सबसे पहली चीज़ आपकी सुरक्षा है, तो इन परेशानियों को ना खड़ा करें तो यह बेहतर होगा। यह सुनकर यूनो कहता है कि क्या तुम पागल हो? और यह सुनकर पियोडो कहता है क्या? और यूनो बहुत ही शांत शक्ल बनाकर उनकी ओर गहराई से देखते हुए कहता है कि वे जो कर रहे हैं वह एक तरह से लूटने का निशान है। वे वसूली करना चाहते हैं, जबकि हमने इसका भुगतान कर दिया है। पियोडो कहता है यस लॉर्ड, हम आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए ये चीज़ों को निपटाना मुश्किल होगा। हम यात्रा से लौटने के बाद इन चीज़ों को संभाल सकते हैं। और यूनो वहाँ से जंप लगाकर नीचे की ओर उतरता है और
पियोडो से कहता है कि उन्हें संतुष्ट करने के लिए जितनी धन की आवश्यकता है वह मुझे दे दो। और वह गार्ड देते हुए कहता है कि इसमें 150 युआन हैं, 150 सिक्के हैं। और यूनो उन सिक्कों को देखते हुए कहता है कि मैं जल्द ही तुम लोगों के पीछे आ जाऊंगा, इसलिए तुम सभी इन घोड़े गाड़ियों को लेकर आगे बढ़ते रहना और इस चीज़ को जारी रखना। यह सुनकर वह गार्ड हैरान होता है और फिर यूनो उसकी ओर मुस्कुराकर कहता है कि आपने कहा कि मेरी सुरक्षा प्राथमिकता है, चिंता मत करो, मैं जंग सिटी के लॉर्ड का बेटा हूँ, मेरे साथ यहाँ पर वे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और वह यूनो आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है क्या आपने कहा कि आप ASO ग्रुप से हैं या 150 युआन सिक्के हैं। यह सुनकर वह लुटेरा काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है क्या 150 भली व्यापारी हैं, लेकिन जंग सिटी निश्चित तौर पर दूसरों को असंतुष्ट नहीं करता है। और फिर वह लुटेरा अजीब से पोज मारते हुए कहता है कि अगर आप इतना ही दे सकते हो अभी के लिए तो ठीक है, या टोल टैक्स के लिए काफ़ी होगा। और यूनो कहता है कि फिर पहले सब लोगों को यहाँ से जाने दो, उसके लिए रास्ते को ओपन करो। यह सुनकर वह अपने कुल्हाड़ी को उखाड़ता है और एक साइड हो जाता है और कहता है ठीक है, तुम बाकियों को जाने दे सकते हो। और हम देखते हैं यूनो कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से तुम सभी चले जाओ। और पीछे से हम देखते हैं कि वे घोड़ा गाड़ी वाले जो होते हैं वे आगे की ओर बढ़ते हैं और थोड़े ही देर में वहाँ से उस जगह से निकल जाते हैं और उन सभी लुटेरों के बीच में सिर्फ यूनो बचा होता है। और ली पीछे की ओर देख रहा होता है और कहता है क्या हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन वह वहीं पर रुक रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वह लुटेरा उन सभी को जाते हुए देख लेता और कहता है अब वह सभी यहाँ से जा चुके हैं तो तुम बाकी का जो राशि है उसे भुगतान करो, बिना झिझके मुझे वह दे दो। और यह कहकर वह अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है कि 150 युआन इतनी शराब खरीदने के लिए काफ़ी हो सकती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी बैंडेज थोड़ा धीरे धीरे कर कर उसके सामने आ रहे होते हैं। और यूनो उस पैसे की पोटली को उछालते हुए कहता है कि ओह ऐसी बात है। और वह एक डिवल स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ मैं, मुझे इसे तुम्हें नहीं देना चाहिए, यह मेरा मन कह रहा है। यह सुनकर वह बैंडेड अजीब तरीके से उसकी ओर देखता और कहता है क्या तुम यहाँ पर पैसे ना देने का योजना बना रहे हो फिर, या तुम्हारे लिए काफ़ी परेशानी पैदा करने वाली है। और हमें उस जंगल सड़क को दिखाया जाता है और वहाँ आवाज़ आती है कि अगर आप मुझे वह पैसा नहीं देते हो तो जंग सिटी फिर कभी इस रास्ते का दोबारा से उपयोग नहीं कर पाएगा और इन फ्यूचर उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना होगा। और वह कहता है कि आपके पास जो अभी पैसा है उसे सिकोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसे अभी दे सकते हो। और वह हाथ को आगे की ओर बढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहता है इसलिए तुम इसे जल्द से जल्द करो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा, मैं इन चीज़ों को दोबारा कहने वाला नहीं हूँ। और यूनो इन चीज़ों को सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि आपके शब्दों में सचमुच में हेर फेर करने की बातें हैं, मैं इसके लिए तुम्हारे बातों में आने वाला था, इस झांसे में फंस जाता, लेकिन मेरे द्वारा आपको पैसे देने का कोई भी कारण ही नहीं बनता है। मैं तुम्हें पैसे ना देकर ASO ग्रुप के लीडर को पैसे देना मंजूर करूँगा। और यूनुस से कहता है कि तुम मुझे ASO कबीले के जो लीडर हैं उन तक ले चलो, उस तक जाने का रास्ता दिखाओ। और यूनो मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा होता है और कहता है कि ली डोन, मैं व्यक्तिगत रूप से वे पैसे ASO ग्रुप के नेता को ही दूंगा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। और यूनो मुस्कुराते हुए अपने मन में कह रहा होता है अब यही चीज़ें पर्याप्त हैं, अब यहीं से सब कुछ शुरू होगा। और हम देखते हैं कि वह कुल्हाड़ी पकड़े हुए बंदा अपने मन में सोच रहा होता है वह पैसा, सारा पैसा अगर मैं उसके पास लेकर जाता हूँ तो वह लालची खुद अपने पास रख लेगा और कहेगा कि ये वसूली के पैसे हैं। और वह बहुत ही गुस्से में अजीब तरीके से शक्ल बनाकर कह रहा होता है कि मुझे देखो। और हम देखते हैं वह अपने कुल्हाड़ी को नीचे ज़मीन पर रखता है और एक अजीब सा पोज बनाकर खड़ा होते हुए कहता है कि दुर्भाग्य से ASO कबीले का जो मालिक है वह फ़िलहाल किसी व्यापार को लेकर बाहर गया हुआ है, इनमें से कुछ दिन लग जाएंगे उसे आने में, इसलिए मैं इतना इंतज़ार तो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। भले ही इसमें कुछ दिन लगे लेकिन चिंता ना करो, तुम उन पैसों को मुझे दे सकते हो
तब तक के लिए मैं उन चीज़ों को संभाल कर रखूँगा और सावधानीपूर्वक उसे लौटा दूँगा। और यूनो उन पोटली के साथ खेलते हुए कहता है कि इसमें बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं यह पैसा तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। यह सुनकर वह कहता है, क्या तुम सचमुच में ऐसा ही कहना चाहते हो? और यूनो उस पोटली से पैसे निकालते हुए कहता है, पर मैं क्या ही करूँ, भले ही मैं ये पैसे आपको सौंप दूँ, इसके बावजूद भी आप जितने लोग हैं उनमें से कोई भी 150 युआन में से 1 युआन भी अपने पास नहीं रख पाएगा। और हम देखते हैं यूनो उस सिक्के को पकड़ता है और उसे एक अजीब तरीके से थ्रो कर देता है। और हम देखते हैं उस सिक्के को आते हुए देखकर वह बेंडेड हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं वह सिक्का सीधे जाकर उसकी कुल्हाड़ी पर लगता है, जिसकी वजह से उसकी कुल्हाड़ी उसकी जगह से छूट जाती है और वह झिझक कर नीचे की ओर गिरने लगता है। और हम देखते हैं उसकी कुल्हाड़ी पीछे की ओर जाती है और वह बहुत ही घबराए हुए चेहरे के साथ उसकी ओर देखता है, जहाँ पर कुल्हाड़ी के अंदर वह सिक्का फंस चुका होता है। और उस सिक्के को कुल्हाड़ी के अंदर घुसते हुए देखकर वह बेंडेड काफ़ी घबरा जाता है। कहता है, क्या वह सिक्का कुल्हाड़ी के अंदर जा चुका है या क्या बहुत ही स्ट्रोंग बंदा है? और यूनो कहता है कि उफ, मैंने उससे किसी गलत व्यक्ति को सौंप दिया, उसने तो उस सिक्के को लिया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं इस बार ठीक तरीके से तुम्हें इन सिक्कों को देता हूँ। और वह उस सिक्के में अपने स्वॉर्ड इंटेंट को डालकर वापस उसकी ओर थ्रो करता है। और हम देखते हैं उसके कान के टुकड़े हो जाते हैं, मतलब कि उसके कान में छेद हो जाती है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। रियूनो कहता है, अरे बाप रे, क्या आपने इसे दोबारा नहीं लिया? तुम तो सिक्के लेना चाहते थे। और हम देखते हैं उसके बगल के जो साथी होते हैं वे कहते हैं, क्या ये क्या, जल्दी से उसे पकड़ो और उसे मारो, उस पर हमला करो। और हम देखते हुए सभी एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते, तभी यूनो काफ़ी सारे सिक्कों को अपने उंगलियों में ले आता है, जिसे देखकर वे घबरा जाते हैं और पीछे की ओर घसकने लगते हैं और कहते हैं, संभल कर। और यूनो कहता है कि क्या हुआ, मैं यह पेशकश तुम सभी को दे रहा हूँ, आओ और इसे ले लो, इससे कोई भी ले सकता है, इसमें किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और दूसरी बार वह बेंडेड अपने कान से बह रहे खून को देख रहा होता है और वह गुस्से में अपने रोते हुए कहता है, डैम, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। और वह बेंडेड यूनो को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि सिक्का स्वॉर्ड की वाई के साथ लिपटा हुआ है, जिसकी वजह से वह चाकू की धार की तरह काम कर रहा है, जिसने कुल्हाड़ी में मौजूद स्ट्रॉन्ग मटेरियल को भी छेद कर दिया। आखिरकार यह कैसी डिमोनिक क्यूआई इसके पास मौजूद है। और वह बेंडेड वहाँ से भागते हुए कहता है कि तुम इसका इंतज़ार करो, यह चीज़ें इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है, तुम इसका पछतावा ज़रूर करोगे। और हम देखते हैं यूनो वहीं खड़ा होता है, सभी बेंडेड्स जंगल की ओर वापस से भाग जाते हैं। और यूनो कहता है कि उफ, आखिरकार ये क्या हुआ, मैं कुछ मज़ा करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये तो डरपोक निकले। और हम एक सिक्के को देखते हैं जिसमें ब्लड लगा होता है और वह ज़मीन पर पड़ा होता है, उसे कोई उठाता है और हम देखते हैं यह ली होता है। कहता है कि आखिर ये क्या, ये तो खून है। और यूनो उसकी ओर देखकर हैरान होता है, कहता है कि आखिरकार वह बेवकूफ़ लड़का यहाँ पर हंगामा करते हुए क्यों आ रहा है। और वह चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ब्रदर ब्रदर, ये सिक्का, इसमें खून है, क्या वे ठीक हैं? यूनो कहता है कि क्या तुम स्वयं नहीं देख सकते हो कि मैं ठीक हूँ? ली कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं, उन बेंडेंट्स के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या वे डाकू बिल्कुल सुरक्षित हैं या नहीं? यूनो उसकी ओर देखता है और उस तक आवाज़ आता है कि भले ही वे कठोर है लेकिन उनका जीवन भी अनमोल है। यूनो उसकी ओर देखकर कहता है कि मैं नहीं सोचा था जो व्यक्ति किसी जीवित व्यक्ति पर हत्यारे का तावीज फेंक सकता है वह इतना कोमल होगा और इन चीज़ों के बारे में सोचता होगा। यूनो आगे जंगल की ओर जाते हुए कहता है, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मरना ही बेहतर होगा। ली कहता है, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? यूनो कहता है, मैं एसओ कबीले के नेता से मिलने जा रहा हूँ। और हम देखते एक तरफ कुछ चिल्ला रहा होता है और दूसरी तरफ एक बंदा उसके कान पर पट्टी कर रहा होता है, कहता है, इतना भी नाटक मत करो, यह इतनी भी बड़ी चोट नहीं है। और हम देखते एक बंदा बैठकर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, इसलिए मैंने तुम्हें रोका था, है ना? यह सुनकर वह चिल्लाते कहता है कि बास्टर्ड, आखिरकार तुम इन बातों को अब क्यों कर रहे हो? उस वक्त तुम सामने क्यों नहीं आए? और वह
दर्द में परेशान होते हुए कहता है कि जैसे ही मैंने उनके रास्ते को रोका, वह सभी इस चीज़ के बारे में पहले से ही योजना बना चुके थे और वह जानता था कि वह इन चीज़ों को कर सकता है, इसलिए वह सामने आया। और यूनो को हम देखते जो कि किसी पेड़ के पीछे छुपा होता है और हम देखते हैं उन सभी तक आवाज़ आ रही होती है कि इन सभी चीज़ों के बारे में हमारे लीडर को खबर हो चुकी होगी, उन्हें ये चीज़ें शायद पता भी चल चुकी होंगी। और हम इधर ली को देखते हैं जो कहता है कि जानबूझकर किसी को मत मारना, हर मौत अफसोसजनक और दर्दनाक होती है। और यूनो से वह कहता है कि तो अनावश्यक मौतों को, मतलब बेकार के मौत को किसी को मत देना। और यूनो यह सुनकर कहता है कि क्या आप जानते हैं कि सांप आग में जलकर क्यों मरता है? ऐसा इसलिए नहीं कि उसका शरीर आग को पकड़ता है, मतलब कि उसका शरीर आग से जलता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ होता है जो आग में कूदने जाता है। और वही गलती इन्होंने की है। और हम आसमान में सूरज को चमकते हुए देखकर आवाज़ आती है, मुझे आशा है कि एएसओ कबीले का जो लीडर होगा वह इनकी जितना बेवकूफ़ नहीं होगा, उनसे तर्क करना थोड़ा आसान और अच्छा होगा। और फिर हम बादलों को देखते हैं जहाँ शाम हो रही होती है और हम एक एरिया को देखते हैं जो मतलब कि एक कबीले को, और उस कबीले के अंदर हम देखते हैं कि वो बेंडेंट्स जा रहे होते हैं और वहाँ के गेट कीपर कहते हैं तुम सभी तो सवेरे सवेरे बहुत ही मौज मस्ती करने के लिए निकले थे, लेकिन आखिरकार खाली हाथ क्यों वापस आ रहे हो? यह सुनकर वह लुटेरा कहता है अपना मुंह बंद रखो। और तभी वह गार्ड कहता है ओई आखिरकार तुम्हारे कान को क्या हुआ? फिर वह कहता है अपने काम से काम रखो। और यूनो उन सभी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा होता है और वह उस कबीले के गेट को देखते हुए कहता है तो तुम सभी यहाँ जंगल के इतने अंदर शांतिपूर्वक बिना किसी के ध्यान को आकर्षित किए यहाँ रहते हो। और तभी हम देखते हैं वहाँ के गेट कीपर्स कुछ देखकर हैरान होते हैं और वे कहते हैं कि क्या तुम्हें उन पहाड़ों की इतनी गहराई में किसी को देख पा रहे हो? वह काफ़ी दुर्लभ बात है कि वह कहाँ से यहाँ पर आ रहा है, क्या वह रास्ता भटक चुका है? और वे लुटेरे आगे की ओर बढ़ते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो, तुम यहाँ पर ऊपर कैसे आए? और यूनो उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को ले जाना चाहता हूँ। और क्या तुम्हारा जो मालिक है वह अंदर है? और इतने कहने की देरी होती है कि यूनो के गर्दन के पास वे दोनों अपने तलवार को तान देते हैं और वे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एएसओ में आकर कुछ ले जाने की बात करने की और हमारे मालिक को इतनी रूड तरीके से बुलाने की? क्या तुम इतने एरोगेंट हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे यहाँ पर जीभ को काट कर हम हजारों टुकड़े कर सकते हैं? यूनो यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहता वाह, यह कितना इंटरेस्टिंग और मनोरंजक बात है। और हम तभी देखते हैं उन दोनों के पैर कांपते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि उनके गर्दन कट चुके होते हैं और उनके गर्दनों से खून निकल रही होती है और वह ज़मीन की ओर बैठ रहे होते हैं। बस लाइक कर देना यारों कि पता चल सके कि कितने लोग इस स्टोरी में इंटरेस्टेड है। तो इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम किसी को प्रे करते हुए देख रहे होते हैं जो कह रहा होता है प्लीज मुझे आशा है गॉड कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पर किसी तरह से ना हो, सारे चीज़ें शांतिपूर्वक जाए और उस विनाशकारी शक्ति पर थोड़ा सा दया डाले ताकि वह कहीं किसी को पीड़ा ना पहुँचाए। और हम देखते हैं ली होता है जो प्रार्थना कर रहा होता है कि आमिताभा उस राक्षस को सभी लोगों को सुरक्षित रखने की भावनाएं दें। और हम दूसरी ओर देखते हैं इसकी प्रार्थना का कोई काम नहीं हो रहा होता और वहाँ धमाके हो रहे होते हैं और उस बेंडेड वाले एरिया के जितने बाउंड्री होते हुए सभी टूट रहे होते हैं। और हम देखते हैं उनके एरिया में काफ़ी सारे स्वॉर्ड स्लेस चले जा रहे होते हैं और इन सारे स्वॉर्ड स्लेस को चलते हुए देखकर यूनो हैरान होता है, अपने मन में कहता है कि अंत में मेरी विनती के बावजूद भी यह डीमन उन सभी को मारने पे तुला है। और वह बहुत ही तेजी के साथ दौड़ते हुए कह रहा होता है कि ओए तुम डीमन उन सभी को छोड़ दो, उन सभी को जान से मारने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और हम देखते हैं एक बंदे को जिसका फेस बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ा होता है क्योंकि यूनो ने उसके पेट पर कसकर धर के एक पंच मार दिया होता है। और हम देखते हैं उस बंदे को जो कि यूनो को मारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसके अटैक यहाँ पर चुक चुका होता है। और यूनो मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम अपने यंग एज में काफ़ी ताकतवर रहे होगे, काफ़ी ताकतवर शॉट्समैन रहे होगे, लेकिन अभी मेरे
सामने तुम बिल्कुल भी एक फीके पानी की तरह हो। और हम देखते हुआ बंदा जो कि घबराया होता है, अपने दर्द से कर्रा रहा होता है, अपने मन में कहता है कि आखिर तुम्हारे जैसा व्यक्ति यहाँ मुरीम वर्ल्ड में कब से एग्जिस्ट करने लगा। हाउ, आखिर यह कैसे हो सकता है कि मैं तुमसे हार जाऊं। और हम देखते हुआ धड़ाम से जाकर ज़मीन पर गिरता है और यूनो उसी के सामने खड़ा होता है, उसका ढेर लग चुका होता है। और यूनो उसकी ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या मुरीम वर्ल्ड में यहाँ पर जितने लॉर्ड्स हैं, मतलब कि एक तरह से सभी किंग्स हैं, वो इसी के जितने ही ताकतवर होंगे या फिर इससे स्ट्रोंग होंगे। और फिर हम देखते हैं वह अपने मन में लालची मन को लाते हुए कहता है कि मुझे ईमानदारी से अब इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, और जो मैंने मेहनत किया है उसका फल लेने का वक्त आ गया है, चलो इन्हें जाकर लूटें। और तभी हम देखते हैं यूनो तक आवाज़ आ रही होती है, नहीं। और हम देखते हैं ली जो कि बहुत ही घबराया होता है, कहता है नहीं, आखिरकार ये सब कुछ क्या है। और हम देखते हैं सभी बंदों वहाँ पर ढेर पड़ी होती है, ये सभी मर चुके हैं, जिंदा है पता नहीं। और उन सभी का वहाँ पे लोगों को नीचे ज़मीन पर गिरे हुए देखकर ली काफ़ी सदमे में होता है। तभी यूनो का आवाज़ आता है कि ओए मूर्ख पंक, आखिरकार तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो, यहाँ पर इस तरीके का रिएक्शन क्यों दे रहे हो। मैंने बस उन्हें थोड़ा सा घायल करके बेहोश किया है, वे मारे नहीं गए हैं। और यूनो उसकी ओर देख रहा होता है, कहता है कि चलो अब इन चीज़ों को छोड़ दो और इसके बारे में चिंता मत करो। और वह दूसरी ओर देखते हुए कहता है कि निस्संदेह एक बार जब वे जाग जाएंगे तो वह पुनः पहले जैसी स्थिति में रहेंगे, बस उन्हें काफ़ी समय तक कुछ दर्द सहना होगा। और ये सब कुछ देखकर ली कह रहा होता है, सचमुच में ये जिंदा है। और फिर वह शांत होते हुए कहता है कि उत्तम, मैंने हमेशा बिना किसी संदेह के बिग ब्रदर के अंतहीन दया पर विश्वास किया था कि आपके अंदर दया जिंदा है। और यूनो कहता है, क्या सच में ऐसा ही था। और फिर वह उससे कहता है कि एक अजीब मुंह बनाते हुए, मैंने स्पष्ट रूप से किसी को मुझे कोसते हुए आवाज़ सुनी थी, मतलब कि एक तरह से गाली देते हुए कि वही उन सभी को छोड़ दो कमीने डीमन। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर आवाज़ आती है आसमान को दिखाते हुए कि ये सब कुछ पर्याप्त है, चलो अब हमें चोरी करने का समय आ चुका है। और हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और यूनो यहाँ पर उन लोग उन्हीं के अड्डे में होता है। यूनो कह रहा होता है कि आपको कुछ मिला। और ली अजीब सा आसान शकल बनाकर कहता है कि क्या यहाँ पर इन लिटोरों के पास कुछ भी मौजूद है या नहीं। यहाँ पर सड़कों में रहने वाले भिखारियों के पास भी इन लोगों से ज़्यादा धन रहता है। और यूनो थक कर बैठते हुए कहता है, वे अपना सारा पैसा खाने पीने में खर्च कर देते हैं कमीने। उन लोगों ने एक अच्छे फर्नीचर और कपड़े भी नहीं रखे हैं जिन्हें हम ले सकें। और ली कहता है कि आगे की ओर खोज करने से हमारा समय ही बर्बाद होगा, तो चलिए इसे छोड़ देते हैं। तभी यूनो को सेंस होता है, कहता है लेकिन मुझे लगता है जैसे वहाँ पर कुछ है। और वह उस चीज़ के खुशबू को लेकर काफ़ी हैरान होता है। और फिर हम देखते हैं ली कहता है कि आखिरकार बिग ब्रदर आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और वह एक जगह पर ध्यान से देख रहा होता है, हमें एक फर्श दिखाया जाता है जहाँ से गोल्डन कलर की कुछ खुशबू निकल रही होती है। और वो कहता है आखिरकार ये क्या है, यहाँ पर कुछ तो गलत है। और ली तक आवाज़ आती है कि मुझे लगता है इस पत्थर के फर्श के नीचे कुछ तो मौजूद है। ली कहता है क्या पत्थर के फर्श के नीचे। और यूनो तभी अपने तगड़े पंच के साथ उस टाइल्स को उखाड़ देता है, वहाँ पर उसे तोड़ देता है और उन्हें साइड में हटा देता है। और उन्हें साइड हटाने के बाद हमें दिखाया जाता है एक बॉक्स जिसके ऊपर तालिस्मान लगा होता है। और इसे देखकर ली कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई संदूक छुपा है। और यूनो कहता है कि नहीं, बस मुझे इसकी खुशबू और इसकी एनर्जी ने अट्रैक्ट किया। यह सुनकर कहता है ली कि आखिरकार इसकी एनर्जी तुम्हें कैसे महसूस हुई, जबकि इसके ऊपर तो एक तालिस्मान लगा हुआ है। इस ताबीज के साथ आपको इसकी एनर्जी सेंस नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने हंसते हुए कहता है कि वैसे भी इसका अब मतलब क्या है, यह इसके अंदर में अब कुछ कीमती चीज़ होनी चाहिए, अगर मैंने इसे इतनी मेहनत से खोजा है तो। और यूनो उसे कहता है कि लेकिन आखिरकार यहाँ पर कुछ आश्चर्यजनक चीज़ है कि यह बॉक्स इतनी हल्की क्यों है, अगर इसमें कुछ स्पेशल है तो। और लिए अपने मन में सोच रहा होता है इसकी जो सेंसेस है, इंद्रियां हैं, वह काफ़ी डिमोनिक टाइप की हैं, क्योंकि इसके ऊपर ताबीज लगने के बावजूद इसे इन चीज़ों के बारे में महसूस हो गया। और वो यूनो की ओर घूर कर देखते हुए कह रहा होता है बिग ब्रदर आखिरकार ये आपको महसूस कैसे हुआ। और यूनो उसकी बातों को इग्नोर कर कर उस बॉक्स की ओर खोलता है जिसके अंदर से काफ़ी गोल्डन कलर की खुशबू निकल रही होती है। और हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक गोल्डन कलर की कोई पिल रखी होती है जहां आवाज़ आती है कि इसमें जीवन शक्ति भरी हुई है, वो भी बिल्कुल असाधारण रूप से।
और फिर हम देखते हैं जो ली होता है वह काफ़ी खुश होता है इस चीज़ को महसूस करके, और वह कह रहा होता है यही इससे निकलने वाली ताजगी भरी एनर्जी मुझे ऐसा महसूस करा रही है कि मैंने इन पहाड़ों में चढ़कर जो थकान प्राप्त की थी वह थकान पल भर में गायब हो चुकी है। और वह उस पिल की ओर अपने हाथ को बढ़ाता है और कहता है क्या मैं इसे करीब से देख सकता हूँ। उस बॉक्स को दूसरी ओर कर देता है, कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। और रात का सीन दिखाया जाता है और वहाँ आवाज़ आती है कि क्या आपको लगता है कि मैं इसे एक ही बार में निगल जाऊंगा, जो आप मुझे इसे देखने नहीं दे रहे होते हैं। और ये सारा बात ली कर रहा होता है और वे सभी जंगल में चलते जा रहे होते हैं। और ली कर रहा होता है यह दुर्भाग्यजनक है कि आप मेरे आंखों में इतनी सरलता चीज़ को नहीं देख सकते हैं, मैं उसकी सिर्फ जांच पड़ताल करना चाहता था। यूनो कहता है कि यह टोल शुल्क है जो कि उन्होंने हमारे जंग सिटी से वसूला था, इसलिए मैं उन्हें इस चीज़ को दोबारा ले रहा हूँ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह जंग सिटी की संपत्ति अर्थात मेरी संपत्ति है, इसलिए इसका रक्षा करना मेरा है, इसमें मैं किसी भी तरह का लापरवाही नहीं कर सकता हूँ। और वह ली से कहता है कि अभी अभी आपकी कलाई लगभग कट गई होती अगर आपने उसे टच किया होता तो। ली कहता है खैर जाने दें इन बातों को, लेकिन हमारा जो टोली था घोड़ा गाड़ी वाला वह तो काफ़ी आगे निकल चुका है, हम उन तक अब कैसे पहुंच पाएंगे। अगर यहाँ पर अगले शाम और सुबह की बात भी की जाए तो उतना समय तक भी हम नहीं पहुंच पाएंगे। आखिरकार हम उन तक किस प्रकार से पहुंच सकते हैं। इसके इतने परेशान होते हुए देखकर यूनो कहता है कि उन तक पहुंचने के लिए केवल मुझे आधे घंटे की ही आवश्यकता है, यह काफ़ी पर्याप्त होगा। यह सुनकर ली कहता है क्या आधा घंटा, क्या तुम मजाक कर रहे हो। और यूनो उसकी ओर सीरियसली देखते हुए कहता है कि यदि आप मेरे साथ नहीं होते तो मैं इससे तेजी भी उन तक पहुंच सकता था, बेवजह आप यहाँ पर आए हैं। और हम देखते हैं जो ली होता है वह चिल्ला रहा होता है आखिरकार ये क्या कर रहे हो तुम। और हम देखते हैं उन्होंने उसे एक बच्चे की तरह टांग लिया होता है और कहता है कि आप बिल्कुल शांत रहें और एक अपने आप को लकड़ी का बोझा समझे जो किसी पर लटक रहा है, उस तरीके से अपने आप को फील करें और ज़्यादा हिले ना। और हम देखते हैं यूनो अपनी एनर्जी को अपने पैरों में लाता है और कस के बुम के साथ बहुत ही रफ्तार के साथ आगे की ओर बढ़ने लगता है। और वह इतना रफ्तार होता है कि ली के फेस में है हवा से उसकी जो फेस होती है वह बिगड़ रही होती है और कहती उफ। और वह कह रहा होता है चिल्ला चिल्ला कर आखिरकार तुम बिग ब्रदर तुम क्या कर रहे हो, इस चट्टान की ओर क्यों जा रहे हो। और हम देखते हैं यूनो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं डायरेक्ट इस माउंटेन से उस माउंटेन की ओर जंप लगाने वाला हूँ। सुनकर आवाज़ आती है कि नहीं नहीं, हम कोई आसान रास्ता क्यों नहीं अपनाते हैं। और हम देखते हैं कि किसी ने जंप लगा दी होती है और वो आसमान में हमें दो परछाइयाँ दिखाई जाती हैं और जो कि यूनो लीक होती है। और लीक और यूनो कह रहा होता है कि बादलों के बीच में रहना और ये सुंदर भरी तारों की रोशनी को देखना सचमुच में काफ़ी मज़ेदार है, यह काफ़ी बढ़िया दृश्य है। और हमें उसके बाद सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हुए अपने घोड़े गाड़ी पर पहुँच चुके होते हैं और दोनों ही उस घोड़े गाड़ी के ऊपर बैठे हुए होते हैं। और जो इनका सैनिक का कमांडर होता है पियोडो, वह एक और देखते हुए हैरान होते हुए कहता है कि लॉर्ड हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यूनो कहता है हाँ मुझे पता है, यह चीज़ दिख रही है। और वह ली को किक मारते हुए कहता है ओए झुकते हुए सूरज उग जाओ। और वह ली कहता है कि क्या आखिरकार क्या हो रहा है। और यूनो कहता है कि अपने ध्यान खुद ही भविष्य में रखना, यहाँ सामने की ओर देखो और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और यह देखकर ली कहता है क्या सच में। और हमें उसके सामने एक माउंटेन को दिखाया जाता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं, वह माउंटेन हमारे सामने है, आखिरकार हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। और यूनो कहता है कि यह मुकुंद माउंटेन है। दूसरी तरफ ली काफ़ी खुश होता है और यूनो थोड़ा सा सैड फेस बनाते हुए अपने मन में कहता है मैं फिर यहाँ पर आ चुका हूँ, पता नहीं इसका कुछ संबंध है इस माउंटेन के साथ। और वह कहता कह रहा होता है डैम, ये सब कुछ बकवास है। और उनकी घोड़े गाड़ी आगे बढ़ रही होती है जहाँ ली चिल्लाकर कह रहा होता है आखिरकार मैं पहुँच गया, आखिरकार मैं मुकुंद माउंटेन पर पहुँच गया।